नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया गया एक नया वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में। रिसेंटली द हिंदू में एक आर्टिकल आया था, इंटरफेथ मैरिजेस कन्वर्शन एंड द लॉ। इस आर्टिकल के जो रेलेवेंट स्टेटमेंट्स है इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे और इसके अलावा कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस इस पीपीटी में मैंने इंक्लूड किया है जो आपके यूपीएससी पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। जैसे द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है। और इंडिया में डिफरेंट रिलीजन्स के लिए डिफरेंट मैरिज एक्ट है। जैसे हिंदू के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1972, मुस्लिम्स पर्सनल लॉ क्या है, मुस्लिम्स के लिए कोई स्पेशल मैरिज एक्ट नहीं है, उनके लिए एक मुस्लिम पर्सनल लॉ है, उसके बारे में। और पर्टिकुलरली स्पेशल मैरिज एक्ट के एप्लीकेबिलिटी क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसकी कंडीशंस क्या है। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सक्सेशन टू द प्रॉपर्टी, वो कैसे होगा, प्रॉपर्टी की सक्सेशन कैसे होगा शादी के बाद। प्रोविजंस ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट के क्या क्या प्रोविजंस हैं। और हर्डल्स फेस बाय द कपल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी में कपल्स जो शादी करना चाहते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू, जो इंटरफेथ मैरिजेस होता है, वो क्या क्या हर्डल्स फेस करना पड़ता है। अदर ऑप्शंस फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर इंटरफेथ मैरिजेस, इंटरफेथ मैरिजेस के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है इंडिया में। और रिसेंटली आप लोगों को पता ही होगा बहुत सारे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुआ है इंडिया में। इसके बाद चीफ मिनिस्टर्स ने क्या क्या स्टेटमेंट दिया जो स्पेशल मैरिज एक्ट से रिलेवेंट है। लॉस अगेंस्ट कन्वर्शन फॉर द सेक ऑफ मैरिज, जो रिलीजियस कन्वर्शन होता है बस शादी के लिए, उसके बारे में कौन कौन से स्टेट्स ने लेजिस्लेटिव एक्शन लिया है। ठीक है दोस्तों, ये सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। तो आगे जाने से पहले वही बातें, इस पीपीटी की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइड किया हुआ है। और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और चैनल के द्वारा बनाया गया स्पेशल वीडियोस देखने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हो। तो चल, द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, सबसे पहले समझते हैं ये एक्ट क्या कह रहा है। दोस्तों, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया enacted to provide a special form of marriage for the people of India and all Indian nationals in foreign countries irrespective of religion or faith followed by either party। देखो दोस्तों, इंडिया में डिफरेंट रिलीजियंस है और सबके लिए अपने अपने पर्सनल मैरिज लॉस है। अगर कोई एक मेल इंडियन सिटीजन कोई फीमेल इंडियन सिटीजन से शादी करना चाह रहा है, चाहे वो इंडिया के अंदर है या कोई फॉरेन कंट्री में रह रहा है, उनके लिए अगर इंटर कैस्ट मैरिज या इंटर रिलीजन मैरिज कर रहा है तो एक स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 काम में आएगा। इस पर रिलीजन मैटर नहीं करता, कोई भी पर्सनल लॉस मैटर नहीं करता। इंडिया में स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के थ्रू मैरिज को लीगलाइज कर सकता है और आर नॉट गवर्न बाय एनी पर्सनल लॉस। ठीक है, ये तो समझ गया। अब इसकी थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं। 1872 एक्ट 3, 1872 में भी इस तरह का लगभग एक सेम लॉ एनैक्ट हुआ था बाय हेनरी समनर मेन। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एक एक्ट 1872 में, विच वुड परमिट एनी डिसेंडेंट्स टू मैरी हुम एवर दे चूज अंडर न्यू सिविल मैरिज लॉ। तब से एक न्यू सिविल मैरिज लॉ था जिसमें लगभग ऐसे ही कंडीशंस था। मतलब कोई इंटर रिलीजन शादी करना चाह रहा है या कोई भी एक धर्म के अंदर रजिस्टर नहीं करना है तो ये लोग स्पेशल मैरिज एक्ट जैसे एक एक्ट था तब भी उसका इस्तेमाल कर सकता था। देखो उसमें क्या लिखा हुआ था, इन द फाइनल वर्डिंग द लॉ सो टू लेजिटिमेट मैरिजेस फॉर दोस विलिंग टू रेनाउंस देयर प्रोफेशन ऑफ फेथ ऑल टुगेदर। आई डू नॉट प्रोफेस द हिंदू क्रिश्चियन जूइश एक्सेट्रा रिलीजन, इट कैन अप्लाई इन इंटर कैस्ट एंड इंटर रिलीजन मैरिजेस। देखो, अगर कोई पर्टिकुलर फेथ नहीं है, अगर वो कोई डू नॉट प्रोफेस हिंदू क्रिश्चियन जूइश एक्सेट्रा, कोई रिलीजन में विश्वास नहीं कर रहे हैं, अगर किसी को इंटर कैस्ट या इंटर रिलीजन मैरिज करना है तो ये 1872 एक्ट 3 का इस्तेमाल कर सकता था, राइट। Overall, the response from local governments and administrators was that they were unanimously opposed to Main's bill। दोस्तों, मेन्स बिल जो 1872 में आया था ना, एक्ट 3, ये जब आया था तब के जो लोकल गवर्नमेंट्स थे, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे ना, उन्होंने एक साथ मिलकर इस लॉ को अपोज किया और बोला इस तरह की लॉस आएंगे तो हमारी जो संस्कार है उसकी सत्यानाश हो जाएगा। 19वीं सेंचुरी की बात हो रही है दोस्तों। इसके बाद जाके 1954 में स्पेशल मैरिज एक्ट आया जो ओल्ड एक्ट 3 1872 को रिप्लेस किया। थोड़ी सी हिस्ट्री बोला मैंने, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। द न्यू एनैक्टमेंट हैज 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स। ए इंपॉर्टेंट है,
देखो दोस्तों, द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। सबसे पहला, टू प्रोवाइड ए स्पेशल फॉर्म ऑफ मैरिज इन सर्टेन केसेस। सर्टेन केसेस क्या क्या मैंने आपको बता दिया। अगर कोई अपने रिलीजन से शादी करना चाह रहा है, नहीं चाह रहा है, और कोई दूसरे रिलीजन से शादी करना चाह रहा है, दूसरे फेथ से शादी करना चाह रहा है, अगर कोई अपने धर्म के अंदर रजिस्टर नहीं करना चाह रहा है शादी को, तो इस तरह की केसेस में ये स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की इस्तेमाल कर सकता है। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर सर्टेन मैरिजेस। मैरिज करना है तो इसके बाद रजिस्टर भी करना पड़ेगा। तो इस तरह की जो शादी होगा वो रजिस्टर कहां होगा, कौन से लॉ के अंदर होगा, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर। तीसरा क्या है, टू प्रोवाइड फॉर डिवोर्स। अगर शादी कराना है, शादी रजिस्टर कराना है, इसके जैसा एक अगला प्रोसेस है डिवोर्स। अगर शादी ठीक से नहीं हो रहा है और म्यूचुअल कंसेंट से दोनों अलग अलग होना चाहता है तो डिवोर्स के लिए भी प्रोविजन है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में, राइट। अब बात करते हैं द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बारे में। देखो दोस्तों, अगर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर किसी को अपनी शादी रजिस्टर करना है, बेसिकली वो हिंदू तो होना ही चाहिए। अब इसके बाद सर्टेन कंडीशन है जिसको फुलफिल करना पड़ता है, ठीक है। इसमें से सबसे पहला कंडीशन क्या है, द पर्सन गेटिंग मैरिड मस्ट बी अनमैरिड। वो पहले से शादीशुदा नहीं होना चाहिए। अगर है, दे मस्ट नॉट हैव ए लिविंग स्पाउस फ्रॉम देयर प्रीवियस मैरिज, ठीक है। इनकी जो प्रीवियस स्पाउस है, चाहे वो पति है या पत्नी है, हस्बैंड या वाइफ, दोनों जीवित नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर लड़की शादी कर रहा है तो उसका पति जीवित नहीं होना चाहिए। अगर लड़का शादी कर रहा है तो उसकी पत्नी जीवित नहीं होना चाहिए नया शादी के लिए। द लीगल एज फॉर ए वीमन इज 18 ईयर्स एंड मैन इज 21 ईयर्स। ये तो इंडिया का जनरल रूल है, ये तो हिंदू मैरिज एक्ट में भी लिखा हुआ है। द सैनिटी ऑफ माइंड इज नेसेसरी फॉर बोथ द पार्टीज एंड दे मस्ट बी कैपेबल टू गिव देयर कंसेंट टू द मैरिज फ्रीली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदू मैरिज एक्ट में। मतलब किसी की फोर्स से, किसी की इन्फ्लुएंस से वो शादी हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी दिमाग एकदम फ्री होना चाहिए, वो शादी के लिए एकदम रेडी होना चाहिए। द पर्सन गेटिंग मैरिड मस्ट बी मेंटली फिट फॉर द मैरिज। मतलब कोई भी मेंटल इलनेस नहीं होना चाहिए। जो भी शादी करने वाले हैं वो मेंटली फिट होना चाहिए। बोथ द ब्राइड एंड ग्रूम शुड नॉट बी सपिंतास ऑफ ईच अदर एक्सेप्ट इफ इट इज अलाउड अंडर देयर रेस्पेक्टिव रिलीजियस लॉज। देखो, दोनों कजिन्स नहीं होना चाहिए, ठीक है, रिलेटिव्स नहीं होना चाहिए। अगर कोई स्पेशल केस में हो भी सकता है, जैसे कुछ कैस्ट में ऐसे कजिन्स भी आपस में शादी करते हैं, अगर उनकी कैस्ट उसको सपोर्ट कर रहा है तो ये हो सकता है। ये है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के मेन पॉइंट्स। नाउ द इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872। क्रिश्चियन मैरिज में क्या है, देखो दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट और क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। देखो, एज पर द एक्ट द सोलमनाइजेशन ऑफ द वेडिंग टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ए प्रीस्ट, क्लर्गीमैन और मिनिस्टर्स इन ए चर्च। देखो, बेसिकली ये चर्च में शादी होता है इनका, ठीक है। तो चर्च में जो प्रीस्ट है उसकी प्रेजेंस में शादी होना चाहिए। और कंडीशंस क्या क्या है, लगभग सेम ही है। देखो, एज ऑफ ब्राइडग्रूम एंड ब्राइड शुड बी 21 एंड 18 ईयर्स। ये तो हिंदू मैरिज एक्ट में भी था और ये इंडिया की जनरल रूल है। बोथ ब्राइड एंड ग्रूम मस्ट गिव देयर कंसेंट वॉलंटियरली अंडर नो कंपल्शन फ्रॉम एनीवन। ये भी मैं हिंदू मैरिज एक्ट में बताया था आपको, कोई भी तरह का कंपल्शन नहीं होना चाहिए। बोथ द पार्टीज टू मैरिज शुड नॉट हैव एन एक्सिस्टिंग पार्टनर। ये भी हिंदू मैरिज एक्ट में था। मतलब जो स्पाउस है वो जीवित नहीं होना चाहिए, लिविंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक्सिस्टिंग पार्टनर नहीं होना चाहिए बेसिकली। बोथ पार्टीज टू द मैरिज मस्ट बी सेम, मतलब मेंटली फिट होना चाहिए। The marriage is required to perform before the presence of at least 2 trusted witnesses। 2 witness की जरूरत है before a register of marriage who has a license and authority to register marriage and issue a marriage certificate in India। देखो, ये क्या बोल रहे हैं, मैरिज 2 विटनेस के सामने होना चाहिए और बिफोर ए रजिस्टर ऑफ मैरिज, जिसके पास पावर है मैरिज सर्टिफिकेट इश्यू करने का, उनके सामने, उनकी प्रेजेंस में ये शादी होना चाहिए। ये है इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 की मेन पॉइंट। अब बात करते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ की। ऑल द मुस्लिम्स इन इंडिया आर गवर्न बाय मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन 1937। तो इंडिया में जो मुस्लिम्स की शादी होता है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर होता है। इसको बोलते हैं शरीयत लॉ। आप लोग सुना ही होगा शरीयत के बारे में। दिस लॉ डील्स विद मैरिज, सक्सेशन, इनहेरिटेंस एंड चैरिटीज अमंग मुस्लिम। तो बेसिकली मुस्लिम पर्सनल लॉ में इनकी मैरिज के बारे में, इनकी सक्सेशन के बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में, चैरिटीज के बारे में, सब के बारे में मुस्लिम पर्सनल लॉ में आपको पॉइंट्स मिलेगा, ठीक है। द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, ये भी एक इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसमें क्या कह रहा है, इट डील्स विद सर्कमस्टेंसेस इन विच मुस्लिम वीमेन कैन ऑब्टेन डिवोर्स एंड राइट्स ऑफ मुस्लिम वीमेन, ठीक है। मुस्लिम वीमेन के राइट्स के लिए एक डिसोल्यूशन ऑफ
मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1913 है। इसमें अगर कोई मुस्लिम वीमन का डिवोर्स हो गया हो, उनको अपनी राइट्स पाने के लिए, अगर कोई हस्बैंड उनको डिवोर्स किया है, वो तलाक वाली चीज़ बोल रहा हूँ मैं, तो इनकी राइट्स के लिए ये जो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1913 हेल्प करता है। These laws are not applicable in Goa state where Goa civil code is applicable for all persons irrespective of religion। देखो दोस्तों, गोवन स्टेट में ऐसा एक स्टेट है इंडिया में गोवा, जहां एक गोवा सिविल कोड है, इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। उनके लिए कोई रिलीजियस लॉ एप्लीकेबल नहीं है गोवा में, ठीक है। These laws are not applicable to Muslims who married under the Special Marriage Act 1954। ये तो मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में रिलीजियस लॉ मैटर ही नहीं करता। अगर कोई मुस्लिम हो या हिंदू हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, कोई भी हो, अगर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर शादी किया है तो कोई भी पर्सनल लॉ उसको मैटर नहीं करता है, राइट दोस्त। इन इंडिया मुस्लिम मैरिज इज ए सिविल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए मैन एंड ए वुमन, ठीक है। मुस्लिम मैरिज मतलब एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट ही बोल सकते हो मैन एंड ए वुमन के बीच में। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज कैन बी डन एट द इंस्टेंस ऑफ द हस्बैंड, वाइफ और म्यूचुअली मुबारक। देखो ये हमने सुना है, ये मतलब डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, मैरिज को तोड़ने के लिए हस्बैंड तलाक कर सकता है, ठीक है, वाइफ खुला कर सकते हैं, और म्यूचुअली जो बोलते हैं उसको बोलते हैं मुबारक। तलाक allows a Muslim man to legally divorce his wife by stating the word तलाक। तलाक बोलने से लीगली, एक पॉइंट है मुस्लिम पर्सन लॉ में, तलाक बोलने से एक मुस्लिम मैन अपनी वाइफ को लीगली डिवोर्स दे सकता है। Some Muslim groups recognize triple talaq, stating 3 talaqs at once and proclaiming instant divorce as valid method, ठीक है। Some Muslim groups ट्रिपल तलाक को, तलाक के ऊपर विश्वास करते हैं। 3 बार तलाक बोल दिया मतलब इंस्टेंट डिवोर्स हो गया। पर ऑन अगस्त 22, 2017 एक फेमस हिस्टोरिकल रूलिंग था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, हु डीम्ड इंस्टेंट ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसको बैन किया गया, ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया। The Muslim Women Protection of Rights on Marriage Act 2019 which declared instant talaq illegal and void। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ट्रिपल तलाक को इलीगल एंड वॉइड कौन सा एक्ट ने बोला था? मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड ऑन मैरिज एक्ट 2019, ठीक है। Came into effect retroactively from 19 September 2018 after being given assent by the President of India on 31 जुलाई 2019। तो 31 जुलाई 2019 को प्रेसिडेंट ने इस लॉ के ऊपर assent दिया था। इसके बाद ये जो ट्रिपल तलाक है, जो इंस्टेंट तलाक बोलते हैं, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया, राइट। अब वापस आते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के ऊपर, इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या क्या है। ये सारे पॉइंट्स एक बार मैंने कवर किया था, फिर भी और एक बार बता देता हूं एज एन इंट्रोडक्शन। एनी पर्सन इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियन, ये मैंने आपको बता ही दिया था, क्योंकि रिलीजियन स्पेशल मैरिज एक्ट में मैटर नहीं करता। कोई भी आदमी, कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया दूसरे सिटीजन से, एक मेल एक फीमेल से शादी कर सकता है स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू। अब देखो इसमें कौन कौन सा रिलीजन है, लगभग सारे रिलीजन है, हिंदूज, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, जू कैन ऑल्सो परफॉर्म मैरिज अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। कोई भी रिलीजन के आदमी हो, वो अपने रिलीजन से बाहर शादी कर सकता है ये स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू, ठीक है। इंटर रिलीजन मैरिजेस आर परफॉर्म्ड अंडर दिस एक्ट, वो तो है ही। देखो कोई भी अपना धर्म के अंदर शादी नहीं करना चाह रहा है, कोई दूसरे धर्म से शादी करना चाह रहा है, तभी ये स्पेशल मैरिज एक्ट का इस्तेमाल करेगा ना। तो इंटर रिलीजन मैरिजेस मैक्सिमम परफॉर्म होता है जो स्पेशल मैरिज एक्ट में। दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू एंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड एक्सटेंड्स टू इंटेंडिंग स्पाउसेस हु आर बोथ नेशनल्स लिविंग अब्रॉड। ये भी मैंने आपको बता दिया था, एंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट एप्लीकेबल है, और जो बाहर रह रहा है उनके लिए भी ये एप्लीकेबल है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। देखो दोस्तों, द मैरिज परफॉर्म्ड अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 इज ए सिविल कॉन्ट्रैक्ट एंड अकॉर्डिंगली देयर नीड बी नो राइट्स और सेरेमोनियल रिक्वायरमेंट्स। स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर कोई शादी कर रहा है तो उनको कोई भी तरह का फंक्शन या रिचुअल्स करने की कोई जरूरत नहीं है। अब parties have to file a notice of intended marriage in the specified form to the marriage registrar of the district। बेसिकली ये कह रहा है हर डिस्ट्रिक्ट का एक मैरिज रजिस्ट्रार रहता है, उनके सामने एक नोटिस फाइल करना पड़ता है, एक स्पेसिफाइड एप्लीकेशन फॉर्म है कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं करके। तो इसके बाद नोटिस देने के बाद 30 दिन का नोटिस पीरियड रहता है। तो 30 दिन का नोटिस पीरियड के बाद ही वो शादी हो सकता है, अगर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है तब, ठीक है। इसमें लिखा है आफ्टर द एक्सपिरेशन ऑफ 30 days फ्रॉम डेट ऑन विच नोटिस ऑफ एन इंटेंडेड मैरिज हैज बीन पब्लिश्ड द मैरिज मे बी सोलमनाइज्ड अनलेस इट हैज बीन ऑब्जेक्टेड बाय एनी पर्सन।
अगर किसी की ऑब्जेक्शन है तब प्रॉब्लम है। द मैरिज में बी सोलमनाइज्ड एट द स्पेसिफाइड मैरिज ऑफिस, मैरिज ऑफिस में हो सकता है। मैरिज इज नॉट बाइंडिंग ऑन द पार्टीज अनलेस ईच पार्टी स्टेट्स, देखो एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट देना ही पड़ेगा तब जाके मैरिज सोलमनाइज होगा। आई जिसका नाम है, टेक दी जिसकी दूसरे के नाम है, टू बी माई लॉफुल वाइफ और हस्बैंड इन द प्रेजेंस ऑफ द मैरिज ऑफिसर एंड 3 विटनेसेस, 3 विटनेसेस भी होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक स्टेटमेंट में उसमें लिख के साइन करना पड़ेगा कि टू बी माई लॉफुल वाइफ और हस्बैंड करके, राइट। अगला क्या है, ईच पार्टी इन्वॉल्व शुड हैव नो अदर सबसिस्टिंग वैलिड मैरिज, इन अदर वर्ड्स द रिजल्टिंग मैरिज शुड बी मोनोगमस फॉर बोथ पार्टीज। देखो दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक शादी हो गया और किसी को बताया नहीं फिर जाके दूसरा शादी कर रहा है। एक ऑलरेडी एक वैलिड शादी है, उसका वैलिड मैरिज किया हुआ है, तो बेसिकली ये बोल रहा है कि रिजल्टिंग मैरिज शुड बी मोनोगमस, मोनोगमस मतलब पहला शादी होना चाहिए, दूसरा तीसरा चौथा ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्रूम मस्ट बी एटलीस्ट 21 ईयर्स ओल्ड, ब्राइड मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड, ये तो जनरल रूल है, मेल का 21 और फीमेल का 18। द पार्टी शुड बी कॉम्पिटेंट इन रिगार्ड टू देयर मेंटल कैपेसिटी, दिमाग ठीक होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए। ठीक है, मतलब कंसेंट अपने मन से देना चाहिए, ऐसा नहीं किसी की बोलने से या उनका दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, मेंटली फिट नहीं है इसकी वजह से कंसेंट दे दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पार्टीज शुड नॉट फॉल विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप मतलब ये होता है दोस्तों, एक तो है ब्लड रिलेशन, जो रिलेटिव्स के बीच में जो शादियां होता है, कोई नेपोटिज्म करता है, मतलब अपनी फैमिली से बाहर कहीं भेजना नहीं चाहता है, तो कहीं कहीं होता है इंडिया में ऐसे बहुत केसेस है जो अपनी रिलेटिव से इसलिए शादी कराता है क्योंकि अपनी प्रॉपर्टी बाहर नहीं लाना चाहिए। ठीक है, इस तरह की रिलेशनशिप पर रिलेटिव्स में शादियां होता है, कोई कोई ग्रुप में कोई कोई कैसेस में ठीक भी माना जाता है। तो ये बोल रहा है कि ऐसे में कि एक रूल है, पार्टी शुड नॉट फॉल विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में और भी केसेस है, जैसे कि कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप की वजह से शादियां हो रहे हो, ठीक है, इस तरह की केसेस भी नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कोर्ट मैरिज का। देखो दोस्तों, कोर्ट मैरिज की एक डेफिनेशन मैं इधर लिखा हूं, इसलिए लिखा हूं कि कोर्ट मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट से कनेक्टेड है। कोर्ट मैरिज किसको बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। कोर्ट मैरिज इज ए यूनियन ऑफ टू सोल वेयर ओथ सेरेमनी इज परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 बिफोर द रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज इन द प्रेजेंस ऑफ 3 विटनेसेस। देखो दोस्तों, जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अनुसार जो शादी करते हैं ना, 3 विटनेस के सामने और रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज के सामने जो साइन करके शादियां करते हैं, इसके बाद इनको एक कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट भी इशू करता है। ठीक है, डायरेक्टली बाय द रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस तरह की जो शादियां होती है उसको कोर्ट मैरिज बोलते हैं, राइट। अब देखते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के सक्सेशन टू द प्रॉपर्टी क्या है। सक्सेशन टू द प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन मैरिड अंडर दिस एक्ट और कस्टमरी मैरिज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट एंड दैट ऑफ द चिल्ड्रन आर गवर्न्ड बाय इंडियन सक्सेशन एक्ट। दोस्तों, इंडियन सक्सेशन एक्ट है। सबसे पहले समझते हैं सक्सेशन टू द प्रॉपर्टी क्या है। सक्सेशन टू द प्रॉपर्टी ये होता है, एक आदमी अपनी जो प्रॉपर्टी है वो अगले जनरेशन को, उनके बेटों को या कोई रिलेटिव्स को, कोई कजिन्स को किस तरह देना है, इसको बोलते हैं सक्सेशन टू द प्रॉपर्टी। 2 तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक होता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो पैतृक रहता है, जो जनरेशन टू जनरेशन हमारे पास होके आता है। एक होता है खुद की कमाई हुआ प्रॉपर्टी। वो जो प्रॉपर्टी है ना, वो इंडियन सक्सेशन एक्ट के हिसाब से एक विल लिख के, एक विल ऑफ टेस्टेटमेंट लिख के किसी को भी वो ट्रांसफर कर सकता है। मतलब मेरे मरने के बाद ये जो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है, मेरी खुद की कमाई हुई जो प्रॉपर्टी है, ये मैं इस आदमी को देना चाहता हूं। ठीक है। However, if the parties to the marriage are Hindu, Buddhist, Sikh और Jain religion, the succession to their property will be governed by Hindu Succession Act। देखो दोस्तों, हिंदू सक्सेशन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिस्टोरिकल जजमेंट भी हुआ था, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए आप हर्षित द्विवेदी नाम के साथ हिंदू सक्सेशन एक्ट सर्च कीजिए, आपको फुल थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। मैं ज़्यादा इसके बारे में बता नहीं रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन 2006 मेड इट रिक्वायर्ड टू एनरोल ओल्ड रिलेशनल यूनियंस। तो बेसिकली यही बोला सुप्रीम कोर्ट ने, कोई भी तरह का शादी हो रहा हो, चाहे वो हिंदू मैरिज हो, क्रिश्चियन मैरिज हो, मुस्लिम हो या कोई स्पेशल मैरिज लो से शादी करो, सब इनलिस्ट होना चाहिए, सबको रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है। राइट दोस्तों, अब बात करते हैं प्रोविजंस ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट, द स्टोरी सो फार। अब तक क्या हो रहा है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। देखो, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 was enacted to facilitate the marriage of couples professing different faiths and preferring a civil wedding। है कि नहीं, डिफरेंट फेथ्स, डिफरेंट रिलीजन से जो शादी करना चाह रहा है, इंटर रिलीजन या इंटर कास्ट, इंटर फेथ, उनके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 लाया था। हाउएवर
सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स अराइज इन रजिस्टरिंग सच मैरिजेस। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होता है, क्या क्या है? एक तो है, इधर लिखा है, जो मैंने आपको बोला था 30 दिन की जो नोटिस पीरियड। अगर कोई कपल रजिस्ट्रार के पास जाता है और बोलता है हम दोनों को शादी करना है, और लॉ ये कहता है कि 30 दिन की नोटिस पीरियड होना चाहिए, और जो 30 दिन है उसमें कोई भी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए किसी भी आदमी से। अब कोई भी आके, या लड़का वाला पार्टी या लड़की वाली पार्टी, कोई भी आके एक ऑब्जेक्शन डालने से ये मैरिज लीगल होने की प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम है। इसके बाद क्या हो जाता है, मेनी सेटल फॉर मैरिज अंडर पर्सनल लॉ ऑफ वन ऑफ दम विद द अदर ऑप्टिंग फॉर रिलीजियस कन्वर्शन। देखो, ये जब प्रॉब्लम होता है ना, तब क्या करता है, लड़का या लड़की दोनों में से एक रिलीजियस कन्वर्शन करता है। मतलब कभी लड़की लड़के वाला रिलीजन में चला जाता है, कभी लड़का लड़की वाले रिलीजन में चला जाता है। तो इस तरह के रिलीजियस कन्वर्शन होने का चांसेस है। ठीक है, इवन दिस ऑप्शन इज नाउ अंडर दैट। ये भी जो ऑप्शन है ना शादी करने का, मतलब अगर स्पेशल मैरिज एक्ट के हिसाब से शादी करने के लिए गया, किसी ने ऑब्जेक्शन डाल दिया, शादी नहीं हो पा रहा। इसके बाद और एक ऑप्शन इनके पास ये बचा है कि दोनों में से एक रिलीजियस कन्वर्शन कर लो। अब ये जो रिलीजियस कन्वर्शन करने वाला ऑप्शन में भी प्रॉब्लम आने वाला है। क्यों? रिसेंटली चीफ मिनिस्टर्स ऑफ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटका, ये सब ने अभी क्या बोला है, इस तरह की जो रिलीजियस कन्वर्शन होता है ना शादी के लिए, केवल शादी के लिए जो रिलीजियस मत परिवर्तन होता है, उसको भी हम बैन करने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं द हर्डल्स फेस बाय कपल्स। देखो दोस्तों, ग्राउंड रियलिटी बोल रहा हूं मैं, क्या हो रहा है। द प्रोविजंस रिलेटिंग टू नोटिस publication and objection have rendered it difficult for many people intending to solemnize interfaith marriages। देखो दोस्तों, इंटरफेथ मैरिजेस या इंटर रिलीजियस मैरिजेस करने के लिए ही स्पेशल मैरिजेस एक्ट लाया था। आप देखो, इसमें जो क्लॉज है ना नोटिस वाली, मतलब अगर कोई कपल जाके मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को बोलते हैं और एप्लीकेशन देते हैं हम दोनों शादी करने वाले हैं, जो 30 पीरियड की नोटिस पीरियड है, तब तक ये लोग जो नोटिस लगा देते हैं मैरिज ऑफिस के नोटिस बोर्ड के ऊपर। ठीक है, अब ये जो नोटिस बोर्ड में लगा दिया तो सब पढ़ लेगा इसको। अब ये पढ़ने के बाद अगर फैमिली मेंबर्स को पता चल गया, ये लोग इनको पकड़ने के लिए आएंगे नहीं। अब ऐसे भी केसेस हुआ है इंडिया में रिसेंटली, जो कपल्स के जान के लिए भी खतरा बन गया। ठीक है, इधर तक, इस हद तक हो गया कि अगर तुम दोनों शादी करेगा तो मार देंगे। ऑनर किलिंग आपने सुना ही होगा इस तरह की। अब देखो, publicity in the local registration office may mean that family members objecting to the union may seek to stop it by coercion. In many cases, there may be a threat to the lives of the applicants. ठीक है, there have been reports of right-wing groups opposed to interfaith marriages keeping a watch on the notice boards too of marriage offices। देखो दोस्तों, इंडिया में इस तरह की केस की कोई कमी नहीं है। बहुत सारे एक्सट्रीम राइट-विंग ग्रुप्स हैं जो इस तरह की केसेस को देखते रहते हैं। वो लोगों की नज़र मैरिज ऑफिसर्स के नोटिस बोर्ड में ही रहता है। वो लोग देखते रहता है कि कौन कौन शादी कर रहा है, इंटर रिलीजन शादी, कोई हिंदू मुस्लिम से शादी कर रहा है या मुस्लिम हिंदू से शादी कर रहा है, और जाके प्रॉब्लम करते हैं। तो ये जो नोटिस पब्लिश करने की जो प्रक्रिया है ना, उनसे कपल्स को बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। देखो, जुलाई में Kerala Registration Department decided to discontinue the practice of uploading marriage notices on its websites following complaints that these were being misused for communal propaganda। केरला रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने एक अच्छा काम किया। उन्होंने क्या किया, ये जो मैरिज नोटिस पब्लिश करता है ना, एक तो नोटिस बोर्ड में, और आजकल सब ऑनलाइन हो गया तो वेबसाइट्स में भी पब्लिश करते हैं, ये बंद कर दिया क्योंकि ये मिसयूज होता है कम्युनल प्रोपेगेंडा के लिए। ठीक है, आप समझ गया होगा कम्युनल प्रोपेगेंडा कैसे फैलता होगा। अगर बोलेगा हिंदू मुस्लिम को शादी कर रहा है, मुस्लिम हिंदू से शादी कर रहा है, लव जिहाद हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम। However, the notices will be displayed on the notice boards of the offices concerned। वेबसाइट में पब्लिश करना तो बंद कर दिया, पर नोटिस बोर्ड, जो मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस के सामने जो नोटिस बोर्ड है, उधर तो रहेगा ही रहेगा। These provisions have been challenged in the Supreme Court recently on the grounds that they violate the privacy of the couples, their dignity and right to marry। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। देखो, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में ये जो 30 दिन का पब्लिश करने की जो प्रक्रिया है ना, जो मतलब मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस के सामने जो नोटिस चिपका के रखते हैं कि ये दोनों शादी करने वाले हैं, ये जो प्रक्रिया, ये जो प्रोसेस को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। एक प्ली गया, प्ली में क्या बोला, इन केस ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम मैरिज लॉज देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रियर नोटिस। देखो, नॉर्मल जो हिंदू एंड मुस्लिम मैरिज लॉज में ऐसे कोई नोटिस की जरूरत नहीं होता है। तो ये जो एसएमए में क्यों है, स्पेशल मैरिज एक्ट में ऐसा लॉ क्यों बना के रखा है? इट वायलेट्स राइट टू इक्वालिटी
दोस ऑप्टिंग फॉर मैरिज अनरेट। देखो, जो असमय के अंदर शादी करना चाहता है उनकी राइट टू इक्वालिटी को हर्ट कर रहा है, ये चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में गया है। अब देखते हैं रीसेंट स्टेटमेंट्स फ्रॉम चीफ मिनिस्टर्स। दोस्तों, कुछ स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स ने कुछ स्टेटमेंट्स दिया है। देखो दोस्तों, इससे पहले मैं बता देता हूं, रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट हेल्ड दैट कन्वर्शन फॉर द सेक ऑफ मैरिज वाज इलीगल। देखो, केवल शादी करने के लिए एक मत से दूसरे मत में चले जाना बिल्कुल इलीगल है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बिल्कुल साफ कह दिया। अब ये रूलिंग के बाद यूपी के जो चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ जी ने यह बोला कि जितनी भी हिंदू लड़कियां की रिलीजियस कन्वर्शन हो रहा है मुस्लिम में, वो लव जिहाद के कारण है। उनकी एलिगेशन ये है जितनी भी रिलीजियस कन्वर्शन होता है शादी करने के चक्कर में, वो पूरा लव जिहाद के चक्कर में हो रहा है। ठीक है, उन्होंने ये भी बोल दिया कि ही प्लान्स फॉर ए मिशन शक्ति, एक मिशन शक्ति करके प्रोग्राम के लिए प्लान कर रहा है, जिसमें वो मेक श्योर करेगा ऑल सिस्टर्स एंड डॉटर्स आर प्रोटेक्टेड। ठीक है, सारे सिस्टर्स और डॉटर्स जो है वो प्रोटेक्टेड रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे मिशन शक्ति में। गवर्नमेंट विल वर्क टू कर्ब लव जिहाद, लव जिहाद को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट काम करेंगे। राइट, इसके बाद हरियाणा सीएम ने क्या बोला? हरियाणा में बलाबगढ़ में आपको पता होगा ये बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था। एक लड़का ने एक लड़की को पॉइंट ब्लैंक में शूट कर दिया, वो लड़की की मौत हो गई। इसके बाद हरियाणा सीएम ने भी ये जो इंसिडेंट को लव जिहाद में कंपेयर किया है और उन्होंने भी बोला वो भी एक लॉ लेके आएंगे जिसमें वो मेक श्योर करेगा सारे लड़कियां सुरक्षित रहेंगे। हरियाणा सीएम ने बलाबगढ़ मर्डर केस के बाद ये क्लियर बोल दिया कि वो लव जिहाद को रोकने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, और ये भी बोला कि सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट आर कंसिडरिंग लीगल मैकेनिज्म टू एंश्योर द गिल्टी डोंट एस्केप बट एट द सेम टाइम इनोसेंट आर नॉट पनिश्ड। मतलब सेंटर एंड स्टेट ने एक लीगल मैकेनिज्म लाने की कोशिश में है जिसमें जो गलती करेगा वो बचेगा नहीं और जो इनोसेंट है वो पनिश भी नहीं होगा। राइट, अब हरियाणा उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के स्टेटमेंट के बाद रिसेंटली कर्नाटका सीएम येडियुरप्पा भी ये बोला वो सीरियसली कंसिडर कर रहा है लव जिहाद को बंद करने के लिए, क्योंकि कर्नाटका में भी ऐसे केसेस आया था। ठीक है, येडियुरप्पा ने यह बोला यंग गर्ल्स ऑफ द स्टेट आर बीइंग लूर्ड इन द नेम ऑफ लव एंड मनी एंड आर बीइंग कन्वर्टेड टू अदर रिलीजन्स। कर्नाटका की लड़कियों के साथ भी ये हो रहा है, उनको भी प्यार के चक्कर में, पैसों के चक्कर में रिलीजियस कन्वर्शन करवा रहा है। ठीक है, बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स भी आए थे, वो भी कोट किए कर्नाटका सीएम ने। फाइनली, लॉस अगेंस्ट कन्वर्शन फॉर द सेक ऑफ मैरिज। देखो दोस्तों, हमने रीसेंट स्टेटमेंट्स पढ़ा चीफ मिनिस्टर्स ऑफ उत्तर प्रदेश के, कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा साहब का। इन्होंने ये बोला है इस तरह के रिलीजियस कन्वर्शन को रोकने के लिए वो लीगल प्रोविजंस लाएंगे, पर इंडिया में ऑलरेडी 2 स्टेट्स है जहां इस तरह की लीगल प्रोविजंस ऑलरेडी है। कौन कौन सा स्टेट है? एक है हिमाचल प्रदेश और एक है उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश के फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2019 है और उत्तराखंड के फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2018 है। ठीक है, दोनों प्रोहिबिट करते हैं रिलीजियस कन्वर्शन को। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कौन कौन सा क्लॉज है? मिस रिप्रेजेंटेशन, फोर्स, फ्रॉड, अनडू इन्फ्लुएंस, इंड्यूसमेंट, अलूरमेंट एंड बाय मैरिज। तो बेसिकली ये बोला जा रहा है फोर्सिबली या कोई इन्फ्लुएंस के नाते या कोई मोटिव, कोई प्राइम मोटिव के लिए कोई रिलीजियस कन्वर्शन की कोशिश कर रहा है, वो पनिशेबल ऑफेंस होगा। इसमें मैरिज इज स्पेशली मेंशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखो दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमीशन ने ऑलरेडी रेकमेंड किया है सिमिलर फ्रीडम ऑफ रिलीजन लॉ स्टेट में लाने के लिए, एंड उन्होंने ये भी बोला है अगर कोई शादी केवल रिलीजियस कन्वर्शन के लिए हो रहा है वो नलिफाई करने के लिए रेकमेंड किया है। ठीक है, तो दोस्तों धीरे धीरे हमें यह नजर आ रहा है हमारी गवर्नमेंट, हमारी लॉ मेकर्स, सोसाइटी की इस तरह की मैल प्रैक्टिसेस को, इस तरह की गलत चीज़ों को रोकने के लिए सही डायरेक्शन में जा रहा है। हाँ, अगर इस तरह की गलत चीज़ें हो रहा है तो उसको रोकना भी ज़रूरी है, पर एक अलग तरीके से सोचने से मुझे यह लगता है प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है। प्यार करते वक्त कोई ये नहीं सोचता कि वो कौन सा धर्म से है, कौन सा स्टेट से है या कौन सा पार्टी से है। 2 जन अगर प्यार करके एक घर बसा सकता है, अपने बीच के जो प्यार को जिंदा रख सकता है और एक एग्जाम्पल बन सकता है, तो इससे अच्छा काम हो ही नहीं सकता। हाँ, एट द सेम टाइम हमारी सोसाइटी में ऐसे गलत लोग हैं जो एक मोटिव के लिए प्यार करते हैं, एक मोटिव के लिए शादी करते हैं और गलत चीज़ें करते रहता है, जो हमारी सोसाइटी को पीछे ले जाता है। इस तरह की चीज़ों को रोकना बहुत ज़रूरी है। ये आने वाले समय ही बताएगा गवर्नमेंट कितनी सक्सेसफुल रहेगा इस सब चीज़ों में। तो दोस्तों,
हमारी ये जो पीपीटी थी स्पेशल मैरिज लॉ के बारे में, आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। स्पेशल मैरिज लॉ के बारे में था ये, और लास्ट के जो 2-3 स्लाइड्स थे ये प्योरली चीफ मिनिस्टर्स के जो रीसेंट स्टेटमेंट्स थे उसके हिसाब से मैंने बोला था। और इस पीपीटी की पीडीएफ एज यूजुअली आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आपको अगर मेरा ये लेक्चर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।